हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि जहां होंगे आप वहां मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए उसी व्यस्तता में से थोड़ा समय निकालकर हम लोग आज प्रीपोजिशन देखते हैं। और ये प्रीपोजिशन क्लास 10th और 12th के खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। पहला रूल है, कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डेट प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस, ओबीजी केस का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा जब भी आएगा तो वाक्य के कहाँ आएगा, अंत में आएगा। इसमें देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डेट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। वो डेट प्रीपोजिशन का प्रयोग जो होगा, वो डेट प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होगा। कहाँ पर होगा जी? वाक्य के अंत में होगा, कभी भी शुरू में नहीं आएगा। अगर शुरू में आएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे यह वही लड़की है जिसके साथ में रहती थी। कोई लड़की है, वो बोल रही है कि यह वही लड़की है जिसके साथ में रहती थी। तो पहले इतना का हम लोग अनुवाद बनाएंगे। यह वही लड़की है तो क्या बनेगा? दिस इज द गर्ल। मतलब हो गया यह वही लड़की है। ठीक है। डैट का मतलब क्या होता है? जो। डैट मतलब जो या जिसे। तो डैट जिसके साथ में रहती थी, मैं रहती थी का क्या हो गया? आई लिव्ड। मैं रहती थी का इतना हो गया। देखो मैं रहती थी का क्या होगा? आई लिव्ड। मैं रहती थी कौन टेंस है भैया? सिंपल पास्ट है ना। तो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी आई लिव्ड यानी मैं रहती थी। आया वही लड़की है तो उसका हमने क्या बनाया? दिस इज द गर्ल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब है जिसके साथ। जिसके साथ का मतलब क्या हुआ? जिसके साथ मतलब जिसके के लिए डेट लग गया, साथ का क्या हो गया? विद। अगर आप डेट विद अगर यहाँ पर लिखते हो, डेट के साथ में विद लगाते हो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिसके साथ का डेट विद होगा, इंग्लिश का होता है डेट विद होता है, लेकिन हम अगर डेट विद अगर यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि ये जो है, ये जो होगा वो तुम्हारा नहीं। ठीक है। जिसके साथ में इसका प्रयोग जो होता है विद का, वो लास्ट में होगा। क्या होगा? लास्ट में होगा, यानी शुरू में नहीं होगा। बात बुझाया? यह वही लड़का है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा। यह वही लड़का है जिसके साथ मेरी माँ रहती थी तो क्या बनेगा? दिस इज द बॉय दैट, है ना, माई मदर लिव्ड विद। हो जाएगा ना? ऐसे आप बनाइएगा। विद का प्रयोग कहाँ कीजिएगा? लास्ट में। रूल नंबर 2 का रहा, यदि विच, वाट और व्हिच, कौन हो? विच, वाट और व्हिच तीनों का प्रयोग आईपी का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आईपी मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी प्रश्न पूछने के लिए जब ओसी में हो। ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, एसी मतलब केस, यानी ओसी में हो यानी ऑब्जेक्टिव केस में हो तो प्री मतलब प्रीपोजिशन को वाक्य के कहाँ रखा जाता है? अंत में। कहाँ रखा जाता है? अंत में। जैसे तुम किस कमरे में रहते हो, चाहे आप बचपन से अनुवाद सुनते आ रहिएगा, कहता होगा तुम किस क्लास में पढ़ते हो, कहता है ना तुम किस क्लास में पढ़ते हो। तो कैसे हम लोग बनाते थे? विच क्लास डू यू रीड इन या स्टडी इन बनता था ना, वो भी एक एग्जाम्पल देते। देखो तुम किस कमरे में रहती हो तो क्या होगा? विच रूम डू यू लिव इन। तो इन कहाँ आया? अभी लास्ट में आया। ठीक है। इसको हम शुरू में भी रख के इसमें बना सकते हैं, लेकिन जब शुरू में आएगा तो एकदम शुरू में आएगा। वाक्य के कहाँ आएगा? शुरू में एकदम। देखो कहाँ आया है? यहाँ आया है इन विच। इन विच मतलब कौन सी? इन विच रूम डू यू लिव इन, है ना। अरे तो यहाँ पर हमने इन लिखा है, वो कहाँ है? गलत है। क्या है? गलत है। यानी लिव के बाद कुछ नहीं होगा। यानी इन विच रूम डू यू लिव, यानी तुम किस कमरे में रहती हो। अगर यही दे देंगे कि तुम किस गिलास में पढ़ते हो, मतलब कौन सा क्लास में, तो क्या हो जाएगा? इन विच क्लास डू यू रीड इन। अगर इन शुरू में इन लगाइएगा तो लास्ट में इन नहीं लगेगा। तो होगा कि विच क्लास डू यू रीड इन या इन विच क्लास डू यू रीड। बात समझ में? इसको ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ देख भैया, यानी हुज के बाद लास्ट में क्या लगा है? इन। तो इसके बाद में यहाँ कहाँ लगा है? बोलो। हुज के पहले के बाद में पहले, तब ये सही है। दोनों तरीका से मैंने दोनों तरीका से बना दिया। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। आता है, आ सकता है, क्या आया है कई बार इसमें के, आपको देख लीजिएगा। अब लगभग इसमें से पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो
रूल नंबर 3 कहता है यदि वेयर यानी कहाँ, वेयर यानी कहाँ या जहां भी होता है, ठीक है ना, वेयर यानी कहाँ और जहां भी होता है। यदि वेयर का प्रयोग इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में किया गया हो, है ना, तो प्रीपोजिशन के वाक्य में अंत में रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? प्रीपोजिशन जो रहेगा ना, वो प्रीपोजिशन को कहाँ रखा जाएगा? वाक्य के हमेशा और हमेशा अंत में रखा जाएगा। जैसे तुम कहाँ से आ रहे हो, तो ये जो कहाँ है किसके रूप में प्रयोग किया गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है ना। तुम कहाँ से आ रहे हो, तो वेयर आर यू कमिंग, आ से लगल है ना बाबू, क्या लगल है? से का क्या होता है? फ्रॉम होता है। अगर वेयर फ्रॉम आर यू कमिंग लिखिएगा तो गड़बड़ है। वेयर फ्रॉम आर यू कमिंग लिखिएगा तो क्या है? गड़बड़ है, गलत हो जाएगा। और वेयर आर यू कमिंग लास्ट में क्या लगेगा? प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर इसको सबसे शुरू में लगा देते हो तभी भी सही हो जाएगा। जैसे लिखो, यहाँ क्या लिखल है? फ्रॉम वेयर, यानी वेयर के कहाँ रख दिए? फ्रॉम को शुरू में रख दिए ना, तो शुरू में रख दिए तो क्या हो गया? तब सही होगा। यानी फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, यानी तुम कहाँ से आ रहे हो, चाहे तुम कहाँ से आ रही हो। क्या यू का मतलब तो दोनों हो जाएगा, तुम कहाँ से आ रहे हो चाहे तुम कहाँ से आ रही हो। देखो ये फ्रॉम कहाँ लगा? यहाँ पर अंत में लगा, या फ्रॉम जब लगेगा तो कहाँ लगेगा? वाक्य के शुरू में। लेकिन अगर वेयर के बाद में फ्रॉम आ जाएगा तब क्या होगा? तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना है। बात समझना है बाबू? ठीक है, आप देखिए इन्फिनिटिव फ्रेज के अंत में प्रीपोजिशन आता है। कौन फ्रेज? इन्फिनाइट फ्रेज। इन्फिनाइट फ्रेज के अंत में देखो, जैसे मेरे पास लिखने के लिए एक कलम है। मेरे पास लिखने के लिए क्या है? एक कलम है। आई हैव ए पेन, क्या करने के लिए जी? लिखने के लिए। तो टू राइट, और लास्ट में क्या लगल बा? विद। विद का प्रयोग यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में होगा। विद मतलब साथ होता है, ठीक है। या कर रहा है ना। नेक्स्ट कर रहा है पैसिव वॉइस हुए प्रीपोजिशन वाक्य के कहाँ आता है जी? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस समझ रहा ना। तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन हमेशा जब भी आएगा तो वाक्य के कहाँ आएगा? अंत में आएगा। जैसे देखिएगा, रोगी का ऑपरेशन किया गया, यानी द पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड किया गया, तो ऑन लगाया गया है ना, तो ये कहाँ आया? अंत में। इसको ध्यान रखना है। और आगे हम लोग अब पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन। हाँ, तो आइए हम लोग काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। अलग अलग प्रीपोजिशन के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे फंक्शन के आधार पर प्रीपोजिशन को अलग भागों में अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। दिशा के आधार पर क्या क्या आता है? टू आता है, टुवार्ड्स आता है, फॉर आता है, फ्रॉम आता है, एट आता है, ऑन आता है, इनटू आता है, अप आता है, डाउन आता है, और along, across और against आता है, ठीक है। इतने का हम लोग एक एक करके इसका प्रयोग पढ़ेंगे कि इसका कहाँ प्रयोग होता है। तो अभी हम आपको दो गो का प्रयोग का आपको कंपेरिजन कर रहे हैं एक साथ में, ध्यान दीजिएगा। एक जो है टू है, दूसरा क्या है? टुवार्ड्स है। क्या है? टू और टुवार्ड्स। टू का प्रयोग बाबू डेस्टिनेशन को दर्शाने के लिए, लक्ष्य को दर्शाने के लिए होता है। किसको? किसी चीज का लक्ष्य होता है जो, उसको दर्शाने के लिए होता है। और जो कि टुवार्ड्स का जो प्रयोग होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मतलब किसकी ओर? दिशा के अर्थ में। किसके अर्थ में? दिशा के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, दो एग्जाम्पल दिया है दोनों के लिए टू का। जैसे मेरी माँ स्टेशन जा रही है, मतलब मेरी माँ कहाँ जा रही है जी? स्टेशन जा रही है, यानी उसका लक्ष्य कहाँ जाना है? स्टेशन जाना है। तो लक्ष्य है उसका कि मेरी माँ स्टेशन जा रही है, मैं पढ़ने आ रहा हूँ, तुम स्कूल जा रहे हो, समझ रहे हो? लक्ष्य जो भी है जहाँ जाने का, है ना। कहेंगे कि वे लोग मामा के घर जा रहे हैं छठ पूजा में, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके का हम बात करेंगे। तो उस सब में लक्ष्य का बोल कर आएगा, तो उसमें क्या लगेगा? टू लगेगा। क्या बोलेगा? टू, यानी डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हो रहा है, डेस्टिनेशन को। तो इसमें जैसे हो गया कि माई मदर इज गोइंग, मतलब मेरी माँ जा रही है। कहाँ जा रही है जी? स्टेशन। तो यहाँ पर क्या लगेगा? टू स्टेशन। अब यह है कि वे लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं। की ओर जब आ गया तो किस चीज को दर्शा रहा है? दिशा को, डायरेक्शन को दर्शा रहा है कि स्टेशन की ओर जा रहा है। तो की ओर लगेगा, तो वहाँ पर टू के जगह पर क्या लगेगा? टुवार्ड्स लगेगा। अगर टू लगा होगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा कि दे आर गोइंग टुवार्ड्स द स्टेशन। अब आपके बाबू 12th 10th के एग्जाम में क्या होता है ना कि एक फिल द ब्लैंक्स आएगा भरने के लिए। टू भी दिया रहेगा, टुवार्ड्स भी दिया रहेगा। अब हम लोग फंस जाएंगे, जा टू लगाएं कि टुवार्ड्स लगाएं? दोनों लगेगा।
टू लगेगा, टू अगर ऑप्शन में है तो वो भी सही है, टुवार्ड्स है तो वो भी सही है, समझ रहे ना, क्योंकि वहां पर तो हिंदी थोड़ी दिया रहेगा। अगर हिंदी देकर बना रहा है कि वे लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं, तो वहां अगर पूछेगा कि यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, कौन सा सेंटेंस सही है, तो उसके आधार पर हमें ये बनाना होगा, ठीक है। नहीं तो आप तो टू भी सही है और टुवार्ड्स भी सही है, तब ये देखना पड़ेगा कि दिशा की ओर हो रहा है कि लक्ष्य की बात कर रहा है। दूसरा देखो, और दूसरा हम प्रयोग आपको कर रहे हैं टू का और फॉर का। किसका? टू और फॉर का। देखो टू का जो प्रयोग होता है ना, टू का प्रयोग गो के साथ में कर सकते हैं, गो टू है, कम, गो टू, गेट, गेट के साथ में टू लगेगा, कम के साथ में लगेगा, रिटर्न के साथ में लगेगा, सेंड समबडी या समथिंग के साथ में लगेगा। और जबकि फॉर का प्रयोग होगा लिव्स यानी छोड़ने के अर्थ में, और स्टार्ट फॉर ए प्लेस यानी किसी जगह से कोई चीज़ को शुरुआत करते हो, स्टार्ट करते हो, तो उसके सेंस में यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, वह विद्यालय जा रही थी, कहाँ जा रही थी? विद्यालय। तब विद्यालय जा रही तो गो का बोध हो रहा है ना, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, समझ रहा है ना, तो यहाँ पर टू लग जाएगा। यही में जितना ऊपर दिया है सब में टू लगेगा, रिटर्न टू हो जाएगा, है ना, विद्यालय से आ रही थी तो रिटर्न टू का बोध हो जाएगा। और यहीं पर वह आज रात में मैं लंदन के लिए रवाना हो रही हूँ। कहाँ पर? आज रात को मैं लंदन के लिए रवाना हो रही हूँ, यानी के लिए यहाँ मतलब एक जगह को छोड़ करके मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे जगह जा रही हूँ, तो रवाना हो रही, तो उस सेंस में यहाँ पर क्या लगेगा? फॉर लगेगा, समझ रहा ना। आई एम लिविंग फॉर लंदन टू नाइट, समझ रहा ना। वहाँ पर अगर यहाँ पर फॉर की जगह टू लगाओगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और भी है, देखते हैं आगे रूल देखते हैं। यूज ऑफ ऑन का प्रयोग, यानी ऑन का प्रयोग कहाँ होता है देखिएगा। पहला ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में जब होगा ना, तो स्टैटिक्स पोजीशन को यानी स्थिर अवस्था को दर्शाता है, या सरफेस पोजीशन को, सरफेस कांटेक्ट को दर्शाता है, यानी सतही स्पर्श को, यानी सतह पर अगर छुए हुए हैं तो, ठीक है। जैसे देखिएगा, टेबल पर दो नहीं किताब, जब टेबल पर कोई चीज को रखेंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर है, ऊपर है तो यानी क्या है? सरफेस कांटेक्ट है, समझ रहा ना। जैसे मान लो ये टोपी है, ये टोपी है, तो इस टोपी है, तो देखो इस टोपी को दिख रहा है जी, इस टोपी को हम अपना ऐसे सर पर रखेंगे तो इसमें किसका बोध हो रहा है? ऑन का हो रहा है ना जी। देखो ये जो है, देखो ध्यान दो, ये टोपी जो है, ये टोपी क्या है? ये टोपी जो है कैप है कि हैट है? कैप है ना, CAP है। तो जब इस टोपी को हम ऐसे पहनेंगे तो ये जो मेरा टोपी है, ये मेरा टोपी से सर क्या हुआ? हल्का ढका, पूरा नहीं ढका, यानी पीछे से दिख रहा है ना जी। तो इसके ऊपर से टोपी है, कहाँ से? ऊपर से है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज ए कैप ऑन माई हेड, देयर इज ए कैप ऑन माई हेड, यानी एक टोपी है वो मेरे कहाँ पर है? सर पर है। लेकिन यही अगर गोल वाला टोपी रहता तो मेरा पूरा सर क्या हो जाता? ढक जाता। तो वहां पर लिखेंगे देयर इज ए हैट इन माई कैप, नहीं हेड, हैट यानी क्या होता है? टोपी। कौन वाला? जो गोल वाला होता है ना, उसे पूरा हमारा सर क्या हो जाता? ढक जाता। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते? इन का करते। किसका? इन का करते। तो यानी ये सरफेस स्पेस को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे लिखे, लिखा है टेबल पर दो नई किताबें हैं। कै गो है जी? 2 गो। तो देयर आर 2 न्यू बुक्स ऑन दी टेबल, यानी टेबल के कहाँ है? ऊपर है। जो टेबल है, टेबल के ऊपर कलम है या किताबें है, जो भी रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखो, वह अपने सिर पर क्या ढो रही है? तो कुछ भी ढो रही है तो सिर के ऊपर है ना ढो रही है, नहीं ऊपर से रखी है, तो वहां पर स्पेस को दर्शा रहा है ना, सरफेस कांटेक्ट को दर्शा रहा है, सतह को स्पर्श किया है। तो वही पड़ेगा व्हाट इज सी कैरिंग, मतलब क्या ढो रही है वह? वन हर हेड, मतलब अपने सर पर, ठीक है। आप देखिए, किसी रेखा पर किसी स्थान के लिए, देखो किसी रेखा, कोई लाइन है और किसी स्थान के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मुझे स्टेशन के रास्ते में मिला। कहाँ मिला? स्टेशन के रास्ते में मिला, यानी किसके रास्ते में जी? स्टेशन के रास्ते में। तो हो जाएगा ही मेट मी, वह मुझसे मिला। कहाँ पर? तो वन दी वे मतलब किसके रास्ते? वन दी वे टू द स्टेशन, यानी किसके? स्टेशन के रास्ते। तो यानी एक रेखा का बोध हो रहा है ना, किस रास्ते में? तो स्टेशन के रास्ते में उस वे का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाए हैं? वन लगाए हैं। देखो
सड़क पर कौन खड़ा है, यानी हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, हु इज स्टैंडिंग ऑन दी रोड, यानी सड़क पर कौन खड़ा है, यानी किसी के खड़ा होने के यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बात किया जा रहा है, स्टैंडिंग की बात किया जा रहा है। कि सड़क पर कौन खड़ा है, तो ये बताओ कि सड़क पर मतलब सड़क पर कहीं ना कहीं खड़ा होगा किसी स्थान पर, तो एक निश्चित स्थान का एक रेखा का बोध हो रहा है कि सड़क पर कौन खड़ा है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। ठीक है, ऑन द लेफ्ट यानी छूटने का अर्थ में, ऑन द राइट, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो भी फ्लोर है उसमें, ऑन द लिस्ट, ऑन ए फार्म, ऑन द मेनू, मेनू समझते हो ना आपका मेनू क्या है, ऑन दी, तो ये फ्रंट बैक ऑफ लेटर या पीस ऑफ लेटर, इन सभी के साथ में बैक ऑफ लेटर, उसके पहले भी ऑन दी फ्रंट बैक ऑफ लेटर, ऑन दी फ्रंट पीस ऑफ लेटर, ये सब का जब प्रयोग होता है पीस ऑफ पेपर, तो इसके साथ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। किसका, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑन के बाद नेक्स्ट प्रयोग है और वो देखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में या के बीच, है ना, यानी दो व्यक्ति या दो से अधिक रहेगा तो उसके साथ में व्यक्ति और वस्तु रहेगा तो उसके साथ में हम लोग बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सीता राम और श्याम के बीच में बैठी है, सीता किसके बीच में बैठी है, राम और श्याम के बीच में, यहाँ लिखेंगे सीता इज सिटिंग, यानी सीता बैठी है, के बीच का क्या लगाएंगे, बिटवीन राम एंड श्याम, समझ रहा ना, यानी सीता किसके बीच में बैठी है, राम और श्याम के। ठीक है, कहेंगे कि वाह मोहन और सोहन के बीच में बैठी है, तो क्या होगा, सी इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, समझ रहा ना। कहेंगे कि मेरे गांव अबलपुर और जबलपुर के बीच में है, तो माई विलेज इज बिटवीन अबलपुर एंड जबलपुर। ठीक है, ऐसे हो सकता है। अब एमंग और एमिस्ट के बीच में दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, जहाँ एमंग का प्रयोग कर सकते हो वहाँ पर एमिट्स का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कोचिंग के बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांट दो, है ना, वहाँ है तो कहेंगे कि बांट दो, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स, यानी स्वीट्स का क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट्स कर दो। एमंग का प्रयोग या एमिड का दोनों लिख सकते हो। ठीक है, एमंग या एमिड द कोचिंग चिल्ड्रेन या द स्टूडेंट ऑफ कोचिंग, समझ रहा ना, चिल्ड्रेन ऑफ कोचिंग दोनों हो सकता है। आप देखो एबव का प्रयोग, बिलो का प्रयोग, एबव मतलब बिलो मतलब नीचे, ऊपर मतलब ऊपर, अभी अंदर मतलब नीचे, इसीलिए हाई दोनों का मतलब यहाँ पर लिखे। देखो पक्षी हमारे ऊपर उड़ रहे हैं, पक्षी किसके ऊपर, हमारे ऊपर, जब हम रहते हैं तो ऊपर ऊपर पक्षी उड़ता है ना, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग, यानी चिड़िया उड़ रही है चाहे पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ, हमारे ऊपर। तो अब एबव का मतलब भी ऊपर, और ओवर मतलब भी ऊपर, तो एबव भी लगा सकते हो, ओवर भी लगा सकते हो, ज्यादा ऊंचाई के लिए होता है, और अस मतलब हम लोगों के ऊपर। ठीक है, वह पनीला के नीचे खानेदार अलमारी में देख रही है, वह जो है पनीला, पनीला समझते हो, कपबोर्ड होता है, उस कपबोर्ड के नीचे खानेदार अलमारी है उसमें देख रही है, तो क्या होगा, सी इज लुकिंग, मतलब वह देख रही है इन द कपबोर्ड, कहाँ पर, कपबोर्ड में, पनीला के कहाँ, नीचे, है ना। तो यहाँ पर बिलो या अंडर दोनों प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ बिलो लगेगा वहाँ भी क्या लगेगा, अंडर लगेगा, बिलो सॉरी वो अंडर कर रहा है, ओवर द सी। इसमें कुछ खास अंतर होता है जिसमें हम आपको बताएंगे। यानी देखो कम ऊंचाई को दर्शाने के लिए जो होता है ना, वो लगभग ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, कम ऊंचाई को दर्शाने के लिए एबव और ओवर लगता है, ज़्यादा ऊंचाई जब होता है ना तो बिलो और ओवर का प्रयोग वहाँ पर हम लोग करते हैं, इसलिए तो उसमें अंतर आपको बताएंगे, दोनों में वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बिहाइंड जान लो, बिहाइंड मतलब पीछे का अर्थ में होता है, एकदम आसान है। सूर्य बादल के पीछे है, किसके पीछे, द सन इज बिहाइंड मतलब के पीछे द क्लाउड्स। इसी तरह कहेंगे मेरे गांव के पीछे एक सड़क है, क्या है, मेरे गांव के पीछे क्या है, सड़क है, तो देयर इज ए रोड, आप बिहाइंड में क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना विलेज। आप कहेंगे मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, तो क्या होगा, देयर इज ए ट्री, आप बिहाइंड माई हाउस होगा। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, इसके बाद भी प्रयोग है, एक दो और देखते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ बिफोर और इन फ्रंट। देखो
दोनों का मतलब क्या है? बिफोर का मतलब ही के सामने होता है, फ्रंट मतलब ही के सामने होता है, लेकिन अंतर क्या है? बिफोर का प्रयोग जब होगा ना तो व्यक्ति के सामने के लिए लगेगा, यानी व्यक्ति के लिए लगेगा, और इन फ्रंट ऑफ का जो प्रयोग होगा, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम लोग वस्तु के लिए लगाएंगे। किसके लिए? वस्तु के लिए। यानी बिफोर का प्रयोग व्यक्ति के लिए लगाएंगे और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किसके लिए? वस्तु के लिए लगाएंगे। जैसे मैं कतार में उसके सामने खड़ा था, तो यानी व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था। बिफोर मतलब सामने, ही मतलब उसके, इन द क्यू मतलब क्या होता है? कतार। मैं कतार में उसके सामने खड़ा था, तो यहाँ बिफोर का प्रयोग इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? व्यक्ति का। किसका? व्यक्ति का। कर मेरे घर के सामने एक मंदिर है, बताओ ये व्यक्ति का बोध हो रहा है कि वस्तु का? वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अगर यहाँ इन फ्रंट ऑफ के जगह अगर बिफोर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही समझना है। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड और बाई का प्रयोग क्या है? देखो, बिसाइड या बाई स्लेश दिया हुआ है ना, बिसाइड या बाई का प्रयोग एट द साइड ऑफ, क्या चीज हो? एट द साइड ऑफ, यानी के बगल के अर्थ में। एट द साइड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बगल के अर्थ में। या नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है? के बाद के अर्थ में। या नियर, नियर मतलब नजदीक के अर्थ में किया जाता है। बात समझ रहा ना? जैसे इतना, वह आई और मेरे बगल में बैठ गई, क्या चीज? वो आई और मेरे बगल में, मेरे बगल में क्या होगा? एट द साइड ऑफ, यानी के बगल में। आई और मेरे बगल में बैठ गई, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? बिसाइड और बाई का। यानी सी केम, यानी वह आई, एंड सैट, और क्या हो गई? एंड सैट, और बैठ गई, है ना? डाउन कहिए या डाउन मतलब क्या होता है? सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब, दोनों का मतलब क्या होना? बैठ जाना। तो सी केम मतलब वह आई, एंड मतलब और सेट डाउन मतलब बैठ गई। अब बिसाइड कहो या बाई कहो, है ना? मतलब बगल के लिए, अमी मतलब मेरे, यानी मेरे बगल में क्या हो गई? समझ रहा? तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखें यहाँ तक, उसके लिए धन्यवाद, है ना? इतना देखने के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हमेशा होते रहे और रहे।